हाय व्यूवर्स। अभी कुछ दिनों पहले मेरे एक व्यूवर का फ़ोन मुझे आया था। उसने कहा कि मैडम, आपने जब भी 138 के जो जजमेंट्स बताए हैं वो हमेशा एक्यूज़ के फेवर के बताए हैं, कुछ कंप्लेनेंट के भी फेवर के बता दीजिए, क्योंकि उनका खुद का एक मैटर है जो 138 का पेंडिंग है। तो उनके रिक्वेस्ट पे मैं एक आपको कुछ बहुत अच्छे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट बता रही हूँ, वो भी हाल ही के हैं और वो भी कंप्लेनेंट के फेवर में हैं। सेम पॉइंट पे पहले वाले जो मेरे जजमेंट थे वो भी फ्रेंडली लोन के ऊपर था, ये जजमेंट भी फ्रेंडली लोन के ऊपर है। लेकिन कौन से पॉइंट्स को इसमें कंसीडर किया गया है, पहले के जजमेंट क्यों अगेंस्ट में थे और आपका जजमेंट क्यों कंप्लेनेंट के फेवर का है, ये सब मैं आपको बताऊंगी। लेकिन इसके बदले में मैं आपसे कोई चार्ज नहीं करती हूँ, बस एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरा वीडियो देखते रहिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक और फॉरवर्ड ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो कम बैक टू द कंप्लेंट। इसके अंदर क्या हुआ था, सबसे पहला जजमेंट मैं आपको बता रही हूँ सुप्रीम कोर्ट का। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हाल ही में पास हुआ है, मई 2010 का। ये बहुत ही अच्छा जजमेंट है और इसी जजमेंट के को आधार रखकर, इसी जजमेंट को बेस रख के बहुत से बाकी के जजमेंट पास हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ये जजमेंट है रंगप्पा वर्सेस श्री मोहन। इसके अंदर क्या होता व्यूअर्स कि एक कंप्लेनेंट है, कंप्लेनेंट का ये कहना है कि मैंने भाई 45,000 जो है एक्यूज़ को दिया था। एक्यूज़ ने वो पैसा लेने के बाद पैसा रिटर्न करने के लिए चेक दिया, जो कि चेक बाउंस हो गया। तो उसके बाद उसने कंप्लेन किया, नोटिस सेंड किया, कंप्लेंट किया और मैटर चला। ये मैटर जो है इस काफ़ी मरहले से गुजरा, कभी ये कंप्लेनेंट के फेवर में आया, कभी ये एक्यूज़ के फेवर में आया, फिर अल्टीमेटली ये गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चीज़ों को बहुत ही बारीकी से देखा। सबसे पहला जो डिफेंडेंट के जो डिफेंस थे उसी तरफ ध्यान दिया गया। डिफेंडेंट का डिफेंस ये था, सबसे पहला डिफेंस ये था कि मेरा इस बंदे से कोई लायबिलिटी है ही नहीं। इसने जो कह रहा है कि मेरे इतने पैसे इसको देने बाकी है, ऐसा कुछ नहीं है, सबसे पहले उसने डिनाई किया। दूसरा पॉइंट उसने कहा कि चूँकि मेरा इससे कोई लायबिलिटी बैठती नहीं, इसलिए मैंने अपने चेक का स्टॉप पेमेंट करा दिया। देखिए, इसका जो चेक बाउंस हुआ था वो स्टॉप पेमेंट की वजह से बाउंस हुआ था, ना कि इनसफिशिएंट फंड की वजह से बाउंस हुआ था। इसने स्टॉप पेमेंट लगाया। और तीसरा जो इसने जो लिया डिफेंस लिया, वो ये कहा कि भाई मेरा चेक खो गया था, इसीलिए मेरी इनसे कोई लायबिलिटी बैठती ही नहीं है। तो जज ने एक चीज़ों को माइनरली ये सोचा है और इस चीज़ों को इसके अंदर एग्जामिन किया, वो ये कि सबसे पहली बात, आपने जब चेक का स्टॉप पेमेंट कराया तो उस वक्त आपने क्यों नहीं कहा कि भाई मेरा चेक खो गया, इसके लिए आप स्टॉप पेमेंट कराइए। और जब आपका चेक खो गया था तो ये कंप्लेंट फाइल होने से पहले यानी कि जब आपको पता चला कि भाई आपका चेक खो गया था, तुरंत आपको कंप्लेंट फाइल कर देनी चाहिए थी, लॉस्ट ऑफ चेक की या तो थेफ्ट की, वो आपने नहीं की। और ये जो आप जो स्टैंड लेकर आ रहे हो कि मेरा चेक खो गया था, ये आप जब क्रॉस एग्जामिनेशन में आते हो, एग्जामिनेशन के टाइम पे आप कहते हो, इसके पहले तो आपने ये चीज़ें रखी ही नहीं सामने। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जज को लगा कि ये जो रिब्यूटल है ना 138 का, इसमें ज़रा सा कुछ मिसिंग लिंक ज़रूर है। इसके अलावा जब कंप्लेनेंट का क्रॉस हो रहा था तो डिफेंडेंट ने यानी कि एक्यूज़ ने उससे पूछा कि आपको पता है ना कि ये आपके पास जो चेक है ये कुछ सालों से रखा हुआ था। इस चीज़ को भी जज ने पकड़ा, यानी कि एक्यूज़ को पता था कि ये चेक जो था वो कंप्लेनेंट के पास पड़े हुए हैं। तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि मेरा चेक खो गया है या मेरा चेक चोरी हो गया है, यानी कि चेक तो आपके पूरे नॉलेज में है कि वो चेक कहाँ है। तो ये चीज़ भी बताती है कि एक्यूज़ को पूरी तरीके से पता था कि उसका चेक किसके पोजीशन में है। अब देखिए व्यूअर्स, इसके अंदर बहुत ही बेसिक चीज़ जो है जज ने बताया है। इसके अंदर दो सेक्शन है, एक है सेक्शन 139 और दूसरा है सेक्शन 118, 118 एंड 139। ये दो सेक्शन जो है ना, ये 138 नेगोशिएबल ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक्ट के हैं। ये जो दोनों सेक्शन हैं ये पूरे के पूरे कंप्लेनेंट के फेवर में। वो ये कहते हैं कि अगर किसी के पास चेक पहुंच गया है तो ये मान लिया जाएगा कि उस बंदे के पास जो चेक आया है एक्यूज़ का, तो एक्यूज़ की लायबिलिटी बैठती थी, इसीलिए तो उसने चेक दिया। तो जब एक्यूज़ कोर्ट में आके एक्सेप्ट करता है कि हाँ ये मेरा चेक है, ये चेक को मैंने साइन किया, उसी वक्त तुरंत वो सेक्शन 139 और 118 118 जो है वो एप्लीकेबल हो जाता है और जो फेवर में, जो कंप्लेनेंट के फेवर में आता है, ये प्रिजम्पशन जो है स्टार्ट हो जाता है। अब ये प्रिजम्पशन के बारे में जज क्या कहता है, बहुत सारे जजमेंट्स मैंने देखे हुए हैं, उसमें जजेस का यही कहना है कि देखिए ये जो प्रिजम्पशन है, यानी कि जो मान लिया जाए कि ये जो चेक के बदले में लायबिलिटी है, स्टैंड करती है, ये मान ली हुई गई जो प्रिजम्पशन जो ये सेक्शन के अंदर है, वो ये नहीं है कि ये थ्रू आउट केस चलेगा और इसे तोड़ा नहीं जा सकता। ये तोड़ा जा सकता है, इसे कहते हैं रिब्यूटल।
रिब्यूटल, एक्यूज जो है इसको रिब्यूट कर सकता है, इसको तोड़ सकता है, लेकिन उसको तोड़ने के लिए उसको कुछ चीज़ें ऐसी लाके बतानी पड़ेगी कोर्ट को जो कोर्ट एक्सेप्ट करे। सिर्फ कोर्ट ही नहीं, कोई एक नॉर्मल बंदा भी है जो ये केस को सुनेगा या कोई सर्कमस्टेंसेस को देखेगा तो उससे ये चीज़ें लगे कि हाँ भाई ये कंप्लेनेंट के केस में कहीं ना कोई लूपहोल्स निकलता है। ये चीज़ मैंने आपको अपने पहले वाले जजमेंट में भी बताया था। तो इसमें क्या हुआ, जज कह रहा है कि भाई 2 प्रिजम्पशन है। एक प्रिजम्पशन तो जाहिर सी बात है जो मैंने अभी आपको बताया कि सेक्शन 139 एंड 118। इसके अलावा एक और प्रिजम्पशन है जो पूरे क्रिमिनल केस में चलता है, इसे हम कहते हैं गोल्डन रूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। ये कहता है कि एवरी एक्यूज इज प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट टिल हिज गिल्ट इज प्रूव बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। यानी कि हर आरोपी मान लिया जाएगा कि वो एक मासूम है, इनोसेंट है, उसने कोई गुनाह ना किया, जब तक कि उसका गुनाह साबित ना हो जाए कोर्ट के अंदर, और इस तरीके से साबित हो जाए कि उसके गुनाह करने में कोई शक ना बाकी रह जाए। इसे कहते हैं बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। तो ये 2 प्रिजम्पशन है, एक चलता है कंप्लेनेंट के फेवर में और एक चलता है एक्यूज के फेवर में। अब जज कौन सा वाला प्रिजम्पशन ले, कौन सा प्रिजम्पशन कौन से प्रिजम्पशन के ऊपर भारी पड़े, यह डिपेंड करता है आपके केस के ऊपर, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस के ऊपर। आप अपने सर्कमस्टेंसेस की कड़ियों को किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, इसे कहते हैं चेन ऑफ सर्कमस्टेंसेस। ये चेन ऑफ सर्कमस्टेंसेस के अंदर कोई एक कड़ी भी अगर मिसिंग हो गई, कोई एक कड़ी भी अगर छूट गई या कोई कनेक्शन नहीं रहा सर्कमस्टेंसेस में, तो फिर वो प्रिजम्पशन आपके हाथ से निकल के सामने वाले के प्रिजम्पशन के फेवर में चला जाता है। तो इसीलिए जब भी आप कोई अपना केस प्रेजेंट करें तो उस तरीके से प्रेजेंट करें कि उसकी सारी कड़ियाँ प्रिजम्पशन की जो है वो कंप्लीट तरीके से नज़र आए, कि उसमें कोई शक की गुंजाइश ना हो। जैसे कि मैंने अभी इसके अंदर बताया, जज ने कहा कि भाई आपने पहले कंप्लेंट क्यों नहीं फाइल की, दूसरा आपने नोटिस का जवाब भी नहीं दिया। आप नोटिस में भी कह सकते थे कि भाई ये चेक मेरा नहीं है, मैंने जो है मेरा आपको दिया नहीं था, ये मेरा लॉस हो गया था। आप पहले भी कंप्लेंट कर सकते थे, आप बैंक के अंदर ये कंप्लेंट फाइल कर सकते थे कि भाई मेरा चेक लॉस हो गया है। आप अब जाके कह रहे हो क्रॉस एग्जामिनेशन के टाइम पर, तो ये रिब्यूटल को हम रिब्यूटल नहीं मान सकते। सिर्फ डिनाई करना रिब्यूटल नहीं है। ये जजमेंट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया, वेरी गुड। इस जजमेंट के बाद और एक जजमेंट पास हुआ है 2018 में। ये है किशन राव वर्सेस शंकर गुड़ा। आई एम सॉरी, मैं बोल नहीं पा रही हूँ क्योंकि ये साउथ इंडियन कुछ नेम्स हैं। तो ये जो है ये जजमेंट के अंदर क्या हुआ था, ये बिल्कुल इसी लाइन एंड लेंथ का जजमेंट है। इसके अंदर 2 लाख रुपया कंप्लेनेंट दिया था एक्यूज़ को, एक्यूज़ ने उसके बदले में चेक दिया और वो चेक बाउंस हो गया। और इसके अंदर सेम चीज़ जो है एक्यूज़ ने रखी अपने सामने कि भाई ये मेरा चेक जो है खो गया था। अब चेक खो गया था तो एक्यूज़ ने कोई प्रूफ नहीं ला के प्रेजेंट किया कि चेक हो गया, तो आपने क्या स्टेप्स उठाए, ना ही एक्यूज़ विटनेस बॉक्स में आया ये बताने के लिए कि भाई मेरा चेक खो गया था, मेरी इनसे कोई लायबिलिटी नहीं बैठी। एक्यूज़ ने खुद भी अपने आप को एग्जामिन नहीं करवाया। तो सिर्फ और सिर्फ कह देना कि भाई मेरा चेक खो गया था या सिर्फ ओरली डिनाई करना, इसको हम रिब्यूटल नहीं मानते। आपको अगर रिब्यूट करना है तो प्रॉपर तरीके से आप रिब्यूट करो, एक तरीके के सर्कमस्टेंसेस बताओ और अपने सपोर्ट में अगर हो सके तो कुछ प्रूफ भी लेकर प्रेजेंट करो, तो ही आपका रिब्यूटल जो हो वो माना जाएगा। इसके अंदर जो पैराग्राफ नंबर 19 है ये जजमेंट के अंदर, वो आप ज़रूर पढ़िएगा। इसमें लिखा हुआ है कि मियर डिनाइल इज़ नॉट अ रिब्यूटल। सिर्फ मना कर देना रिब्यूटल नहीं है। और इसके पहले वाला जो मैंने जजमेंट बताया था उसके अंदर पैराग्राफ नंबर 21, वो बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है। ये जो है ना मेन क्रक्स है जजमेंट्स के, जो बेस होता है, जो अपने मैटर्स के अंदर आप एप्लीकेबल कर सकते हो। देखिए व्यूवर्स, आप कहेंगे कि मैडम आप ऐसे भी कहते हो, कुछ फेवर में भी कहते हो और कुछ अगेंस्ट में भी कहते हो। देखिए एक ही पॉइंट पे आपको 2 अलग अलग जजमेंट्स मिलेंगे, लेकिन उसे कैसे आपको अपने मैटर के अंदर अप्लाई करना है ये आपके ऊपर है। आपको उसे रिप्रेजेंट कैसे करना है कोर्ट के सामने ये आपके ऊपर है। आप उसे रिप्रेजेंट कीजिए और अपने फेवर में जजमेंट लाइए। तो ये था मेरा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। इसके अलावा और भी अच्छे अच्छे जजमेंट्स मैं आपके लिए ला के देती रहूँगी, अच्छे अच्छे नॉलेजेबल वीडियोज़ बनाती रहूँगी। इसीलिए मेरे वीडियोज़ देखते रहिएगा। थैंक यू सो मच।